देख लिया। अच्छा, चैलेंजेस क्या है कि मर्जर एक्विजिशन सक्सेसफुल हो जाए तो वेरी फर्स्ट चैलेंज इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस इज द लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट से क्या मुराद है? लीगल एस्पेक्ट का मतलब है कि जिस वक्त हमारे पास मार्केट के अंदर काम हो रहा होता है, जाहिर सी बात है शेयर होल्डर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, उनको को पेंशन, ग्रेजुइटीज़, को सैलरीज के इशूज़ हैं। सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली मर्जर एक्विजिशन के अंदर देखी जाती हैं, क्योंकि अब हमारे पास बड़े प्रिसाइज और हमारे पास बड़े सोफिस्टिकेटेड उसके अंदर हमारे पास कानून मौजूद है। जितने भी लॉज हैं, जो सोफिस्टिकेटेड लॉज हैं, वो डिफाइन करते हैं कि अगर आपने मर्जर और एक्विजिशन परफॉर्म करनी है, आपको ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस ये कहता है कि आपने उसके तमाम लीगल एस्पेक्ट्स को पूरा करना है, चाहे वो शेयर होल्डर प्रोटेक्शन के हवाले से है, चाहे वो कंज्यूमर राइट के हवाले से है, चाहे वो एम्प्लॉय राइट्स के हवाले से है, चाहे किसी की पेंशन का इशू है, चाहे वो किसी के क्या कहते हैं सैलरीज का इशू है। वो तमाम इशूज ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के थ्रू पहले से डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन की टोटल वो कंप्लीट होगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, कल्चरल फैक्टर हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चरल फैक्टर है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा कल्चरल फैक्टर है। अगर तो दो दो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर या सेम कल्चर के ऊपर काम कर रही हैं, तो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर हमारे कल्चरल जो फैक्टर फोर्सेस हैं वो इफेक्ट नहीं करती। बट ऑन द अदर साइड, अगर दो फर्म्स हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन दो टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी एक ओपन कल्चर है, एक कंजर्वेटिव कल्चर है, इन दैट केस अगर एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज एक्वायर करती है तो इसमें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाते हैं, एम्प्लॉय छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, और मसले मसाइल खड़ी क्रिएट होते हैं, जिससे साइनर्जी इफेक्ट होती है। तो अगर आपके कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो इसका तरीकाकार ये है जो रिसर्च बताती है कि आप उन कल्चरल डिफरेंसेस के साथ ही उन फर्म्स को चलता रहने दें, उनको दरमियान में मर्ज ना करें। एक चलने के बाद, मतलब कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद, जो आपके कल्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होना शुरू हो जाएंगे किसी एक साइड पे। या कंजर्वेटिव हो जाएगा सारा कुछ, या ही सारा कुछ ओपन हो जाएगा। तो जिस साइड पे भी आप कल्चर फोर्स को लेके जाना चाहेंगे लेटर ऑन, वो उसी साइड पे मूव करेगा। लेकिन कल्चरल फैक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होते हैं, और ये आपकी क्या कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन को सक्सेसफुल और फेलियर दोनों तरफ लेके जाते हैं। तो देयर फॉर कल्चरल फैक्टर्स को आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, पीछे हमने देख लिया ड्यू डिलिजेंस देख लिया, उसके बाद हमने कल्चरल फैक्टर देख लिए। इसके अलावा हमारे पास जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, एफिशिएंसी के एस्पेक्ट्स होंगे, इनपुट रॉ मटेरियल, प्लांट, क्या कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आपने M&A की इम्प्लीमेंटेशन पे कंसीडर करना होता है। खाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बेसिकली दो चीज़ों को मर्ज भी करना है। जब आपने दो चीज़ों को मर्ज करना है तो उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स को अपने सामने रखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि बेसिकली दो या दो से ज़्यादा फर्म्स को इंटीग्रेट करती हैं। तो इंटीग्रेट जितना जल्दी और क्विकली कर लिया जाए उतना बेहतर है। अगर इंटीग्रेशन जो है अगर लिंगर ऑन की जाए, उसको देर से किया जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एम्पिरिकल स्टडीज ऑन मर्जर परफॉर्मेंस, रिटर्न टू बिदर और रिटर्न टू द टारगेट। ये इस टेबल से देखना आसान है। जब मर्जर्स होते हैं, ठीक है, मर्जर्स होते हैं, तो जो टारगेट फर्म है उसका जो रिटर्न है वो 20 to 25% तक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रिटर्न की बात होती है। इंक्रीज इन रिटर्न जो है 20 to 25 आ जाएगा। जब बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम मर्जर्स को, तो इसमें जो पॉजिटिव रिटर्न आता है वो ओनली दैट इज ओनली 1 to 2%। ऑन द अदर साइड जब टेंडर ऑफर होती है, टेंडर ऑफर इज अ काइंड ऑफ एक्विजिशन, तो टेंडर ऑफर होगी तो टारगेट को जो फायदा होगा दैट विल बी इक्वल टू 30 to 40%। ऑन द अदर साइड जब बायर की बात करेंगे तो बायर को -1 to 2% रिटर्न हो सकता है। ये बेसिकली टारगेट के जो रिटर्न्स हैं, चाहे वो मर्जर में है चाहे टेंडर ऑफर में है, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हैं। बायर के जो रिटर्न्स हैं, ये मर्जर का शॉर्ट टर्म रिटर्न 1 to 2% है, ये टेंडर ऑफर का शॉर्ट टर्म रिटर्न जो है वह -(-1 to 2% है। बट स्टडीज सजेस्ट कि इन लॉन्गर रन बायर को बेसिकली सब्सटेंशियल रिटर्न मिलता है, सब्सटेंशियल पॉजिटिव रिटर्न मिल जाता है, जिसकी वजह से मर्जर और एक्विजिशंस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंटिन्यू करती हैं। अच्छा, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं?
रिटर्न का सबसे बड़ा पहला तरीकाकार ये है, जो स्टॉक के ऊपर रिटर्न आएगा वो इवेंट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद। ठीक है, हम बेसिकली इसको कहते हैं किसी इवेंट का इफेक्ट। अगर पूरा साल है, पूरे साल में 365 दिन है और उसमें 300 वर्किंग डेज हैं और उसमें कोई इवेंट परफॉर्म होता है, तो 300 वर्किंग डेज का एवरेज रिटर्न जो है बेसिकली उस इवेंट का जो इफेक्ट है वो ख़त्म कर देता है। तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपको कोई इवेंट होने वाला है तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन के जो बाद हैं उनके रिटर्न्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बेसिकली रिटर्न होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं उस इवेंट के साथ। अब रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है? रिटर्न इज इक्वल टू this, that is your this this is your actual return, this is your predicted return. The difference between actual and predicted return is your return or residual of that particular day. एक दिन का जो रिटर्न होगा, एक टाइम का जो एक दिन का रिटर्न होगा, वो आपके पास रिटर्न ऑफ एक्चुअल रिटर्न माइनस प्रिडिक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस प्रिडिक्टेड रिटर्न। उसके बाद जब आपके पास एक्चुअल रिटर्न और प्रिडिक्टेड रिटर्न आ जाएगा, आपने जितने भी रिटर्न्स आपके पास आए हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल फार्म्स। जितनी भी आपकी फार्म्स के अंदर सैंपल हैं, यानी जितनी भी फार्म्स उसके अंदर हिस्सा ले रही हैं या जितनी भी फार्म्स हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरानिए के अंदर, यानी -40 डेज यानी ट्रांजैक्शन डे से 40 दिन पहले और ट्रांजैक्शन डे के 40 दिन बाद तक हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को पढ़ रहे हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस के रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एवरेज रिटर्न। अच्छा, जब हम एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे तो एवरेज रिटर्न के बाद हम 40 दिनों का, ठीक है, अब 40, ये एवरेज रिटर्न भी 1 डे का है। 1 डे से क्या मुराद है कि लेट्स से दिस इज फर्म वन ऑफ दैट इंडस्ट्री, ठीक है, इसका मैंने एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड निकाला, दिस इज फर्म टू, इसका मैंने एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड निकाला, दिस इज फर्म थ्री, इसका मैंने एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड निकाला एंड सो ऑन। ठीक है जी, जब सो ऑन किया तो इसका मतलब है ये सारे के सारे मेरे जो कैलकुलेट हुए हैं, ये जो चारों तीनों मैंने कैलकुलेट किए हैं या इससे ज़्यादा कैलकुलेट किए हैं, दिस इज माय रिटर्न। इन रिटर्न को जितने भी मैंने रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, इन रिटर्न्स की फिर मैंने उस दिन की ली एवरेज, उस एक दिन की एवरेज। इस तरह मैंने ये काम परफॉर्म किया 40 डेज बिफोर ट्रांजैक्शन एंड 40 डेज आफ्टर ट्रांजैक्शन, और उसके बाद मैंने इन सारे रिटर्न्स को समेशन कर दिया। सम अप करने का मतलब है कि मैंने इसका कम्युलेटिव, एवरेज, रेजिडुअल और रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, कि मैंने एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया और एवरेज रिटर्न जो है बेसिकली मैंने आगे इसको यूज़ करना है। ये मेरा वो रिटर्न है जो बेसिकली मार्केट के अंदर से आ रहा है। अब cumulative average return is -40 एंड 40। देखें, एक एक इंडस्ट्री के अंदर या एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल फर्म्स होती हैं, उसमें से दो या तीन फर्म्स लेट से मर्जर या एक्विजिशन के लिए जाती हैं, बाकी फर्म्स ही तो उसी मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। तो हर फर्म का एक्चुअल और प्रिडिक्टेड हमने निकालना है, उसके बाद एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है और उसके बाद कम्युलेटिव एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे -40 से +40 का, ताकि हमें पता चल सके कि उसका क्या कहते हैं इफेक्ट क्या आ रहा है। दो तरीकाकार हैं रिटर्न्स कैलकुलेट करने के। देयर आर टू मेन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रिडिक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, पहला तरीकाकार ये है कि आप रिग्रेशन, ये बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन है, आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज योर बीटा। बीटा आपने पढ़ा था, सेंसिटिविटी होती है मार्केट की, एंड आर इज द मार्केट, आर एम टी इज द मार्केट रिटर्न। आपके लिए सिर्फ इतना है। ठीक है। अच्छा, सिंगल वर्सेस मल्टीपल बेड्स। सिंगल वर्सेस मल्टीपल बेड्स, जब आपके पास एक बेड होगी तब रिटर्न क्या होगा और मल्टीपल होंगी तब क्या होगा, ये इस ग्राफ से बड़े आराम से समझा जा सकता है। ये -40 यानी ट्रांजैक्शन से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद। जब आपके पास एक बिडर होगा, एक बिडर से क्या मुराद है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है बेसिकली आपको प्राइस कोट कर रहा है। तब आप देखें कि ये ट्रांजैक्शन होने से 20 दिन पहले इसका रिटर्न इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई, और लेटर ऑन ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल बिडर्स हैं, मल्टीपल बिडर से क्या मुराद है कि एक नहीं, एक से ज्यादा लोग आपको खरीदना चाहते हैं, तब आप देखें कि ये
20 डेज, सॉरी, हाँ 20 डेज से पे से स्टार्ट हुआ, और ये रिटर्न जो है आफ्टर ट्रांजैक्शन बड़ी ऊपर गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रिटर्न्स व्हेन देयर इज अ सिंगल बिडर एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल बिडर्स। ठीक है, तो सिंगल बिडर जाहिर सी बात है, जब आपके पास मल्टीपल बायर्स होंगे आपकी प्राइस ज़्यादा होगी। लेकिन प्राइस को अगर आप गौर से देखें तो प्राइस जो है बेसिकली जो डिफरेंस है इनमें ज़्यादा है। वो डिफरेंस ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपके पास मल्टीपल बिडर्स अवेलेबल है।